हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। सो इस वीडियो के अंदर हम अपना एक कंप्लीट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है हमारा फैट्स, ऑयल्स एंड डिटर्जेंट्स। ये टॉपिक का नाम है हमारे पास फैट, ऑयल एंड डिटर्जेंट। फैट, ऑयल्स एंड डिटर्जेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपके बीएससी के सिलेबस में दिया हुआ है। और अगर हम बात करें, काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन आने लगे हैं। जैसे काफ़ी स्टूडेंट चंडीगढ़ टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, या किसी भी पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप बीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम्स की, टीजीटी, पीजीटी, या आप बीएससी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें भी फैट्स, ऑयल्स एंड डिटर्जेंट्स टॉपिक है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। बिकॉज वन शॉट के अंदर हम कंप्लीट टॉपिक को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको कुछ भी इस सेशन में से नोट करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज इस सेशन की पीडीएफ देखो, मैंने पहले से ही ऑलरेडी कंटेंट तैयार कर दिया है। तो इस सेशन की पीडीएफ आपको हमारी ऐप के अंदर मिल जाएगी, और हमारी ऐप का नाम है केमिस्ट्री A to Z। जैसे ही आप केमिस्ट्री A to Z ऐप डाउनलोड करोगे, वहाँ पे आपको लेफ्ट में 3 डॉट्स दिखेंगे, वहाँ पे क्लिक करके आपको फ्री कंटेंट वाला सेक्शन मिल जाएगा। तो फ्री कंटेंट वाले सेक्शन के अंदर आप क्या कर सकते हो, जो इस सेशन की पीडीएफ है उसको फ्रीली एक्सेस कर पाओगे। तो जस्ट आपने करना क्या है, हमारी ऐप को डाउनलोड करना है और फ्री कंटेंट वाले सेक्शन के अंदर आपको इस पर्टिकुलर सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो, अब देखो, हम फैट्स एंड ऑयल्स को तो एक साथ पढ़ेंगे और डिटर्जेंट हमारा ये बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं अपना जो पोर्शन है फैट्स एंड ऑयल्स वाला, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद आपको डेफिनेटली मैं गारंटी दे रहा हूँ, कोई भी बुक, ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज सारा कंटेंट हम इसी लेक्चर के अंदर क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। देखो स्टूडेंट, पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बेसिक सब बता देता हूँ। जैसे आपको पता होगा कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सभी को आइडिया होगा, क्योंकि इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी मुझे। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, अगर C डबल बॉन्ड O के एक साइड OH ग्रुप लगा होता है, तो इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है स्टूडेंट्स? जैसे आपने देखा होगा HC डबल बॉन्ड OOH, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड, या इसी का नाम होता है मिथेनोइक एसिड। सिमिलरली CH3C डबल बॉन्ड OOH, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, या इसका नाम होता है हमारे पास इथेनोइक एसिड। तो आपको एसिड फंक्शन ग्रुप का मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा, बट जिनको नहीं पता उसको भी ध्यान रखना है कि एसिड फंक्शन ग्रुप क्या होता है। अब कुछ हम एसिड्स का यूज़ करेंगे इस चैप्टर में। ये कुछ एसिड्स आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टेरिक एसिड। कौन सा एसिड स्टूडेंट्स? स्टेरिक एसिड। ठीक है, कई बार आपसे डायरेक्टली स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला पूछ सकते हैं। तो स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, C17H35, मतलब C17H35, और इसके अंदर क्या लगा देंगे हम, COOH, एसिड ग्रुप को। ये COH ग्रुप कौन सा होता है, एसिड ग्रुप। ये बना कैसे है, अब इसको बनते देखते हैं। आपको पता है अल्केन्स जो होते हैं हमारे पास, अल्केन्स, अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, सभी को पता है। अब मुझे अगर बताओ, मेरे पास टोटल 17 कार्बन है। अगर टोटल 17 कार्बन है, तो 17 कार्बन का मतलब हो गया हमारे पास C17, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, फिर यहाँ पे पुट करेंगे n की वैल्यू 17, तो n आ जाएगा 36। तो कुछ नहीं किया हमने, 17 कार्बन वाले जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन था, उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव करके कौन सा ग्रुप ऐड कर दिया, COOH। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C17H35COOH, ठीक है ना। तो इसी एसिड को हम क्या बोलते हैं, स्टेरिक एसिड। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब देखो, जो अल्केन्स होते हैं, अल्केन्स में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना होता है। तो इसलिए अल्केन्स को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड जो एसिड बनेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड एसिड। क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड एसिड। सैचुरेटेड एसिड मतलब क्या है,
यहाँ पे कार्बन कार्बन में सभी जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसको हम कौन सा एसिड बोलेंगे, सैचुरेटेड एसिड। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। पहला एसिड जो आपको पता होना चाहिए था दैट इज स्टेरिक एसिड। सेकंड एसिड जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए दैट इज ओलिक एसिड, ठीक है ना। सेकंड एसिड जो आपको पता होना चाहिए ओलिक एसिड। अब ओलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जो ओलिक एसिड होता है इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास C17H33COOH। मतलब यहाँ पे भी 17 कार्बन है बट हाइड्रोजन यहाँ पे कम हो गए। अब ऐसा क्यों हुआ, इसी चीज को हम समझते हैं। तो देखो ध्यान से, आपको पता है अल्कीन्स होते हैं हमारे पास, एल्कीन्स होते हैं। जो एल्कीन्स होते हैं इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। जो एल्कीन्स होते हैं हमारे पास उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, अगर मैं 17 कार्बन लगाता हूँ तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 30। और इसमें कार्बन और कार्बन में क्या प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। कार्बन और कार्बन में क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो अगर एक एल्कीन में से मैंने, ये हमारे पास एल्कीन का फॉर्मूला है, अगर एल्कीन में से एक हाइड्रोजन को हटा के मैंने COOH ग्रुप लगा दिया तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C17H33COOH, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओलिक एसिड। बट ओलिक एसिड और स्टेरिक एसिड में डिफरेंस क्या हुआ, जो स्टेरिक एसिड था हमारे पास वो क्या था, एक सैचुरेटेड एसिड, मतलब उसमें कार्बन और कार्बन में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। बट जो हमारे पास ओलिक एसिड है ये होगा हमारे पास अनसैचुरेटेड एसिड। ये क्या होगा हमारे पास, अनसैचुरेटेड एसिड। ये क्या होगा हमारे पास, अनसैचुरेटेड एसिड। अनसैचुरेटेड एसिड का क्या मतलब हो जाएगा, इसमें कार्बन और कार्बन में क्या प्रेजेंट होगा, मल्टी बॉन्ड प्रेजेंट होगा। दैट इज कार्बन और कार्बन में क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हमने, देखा है सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हमने देखा स्टेरिक एसिड क्या होता है एंड ओलिक एसिड क्या होता है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, एक और एसिड का हमें आइडिया होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं पैल्मेटिक एसिड, ठीक है। तो 3 एसिड्स को आपने याद करना है, एक होगा हमारे पास स्टेरिक एसिड, एक हमने पढ़ा ओलिक एसिड, और एक आपको आइडिया होना चाहिए पैल्मेटिक एसिड का। तो पैल्मेटिक एसिड क्या होता है हमारे पास, जिसमें कार्बन होंगे 15 तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 31, और साथ में क्या लगा देंगे, COOH ग्रुप। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैल्मेटिक एसिड। तो स्टूडेंट मैंने अभी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स का आइडिया दिया, जो कार्बोक्सिलिक एसिड हम इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, यूज करेंगे। कौन से, स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड एंड पैल्मेटिक एसिड। आपके माइंड में छप जाने चाहिए ये सब एसिड्स। नेक्स्ट देखो, आपको नेक्स्ट चीज पता होना चाहिए एस्टर ग्रुप का। नेक्स्ट किस चीज का पता होना चाहिए, एस्टर ग्रुप का, ठीक है स्टूडेंट। एस्टर क्या होता है, जैसे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है मेरे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड O के साइड में क्या लगा होता है, OH। अब अगर इस H की जगह पे भी कोई अल्काइल पार्ट आ जाए, इस H की जगह पे भी कोई अल्काइल पार्ट आ जाए, मतलब H की जगह क्या आ जाए, कोई R पार्ट आ जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, RC डबल बॉन्ड O OR डैश। तो इस तरह के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एस्टर ग्रुप। स्टूडेंट इस तरह के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, एस्टर ग्रुप बोलेंगे। अब एस्टर बनता कैसे है, एस्टर बनता है एक रिएक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है स्टूडेंट, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अभी स्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है इसी को भी समझ लेते हैं, बिकॉज तभी हमें ये टॉपिक इजीली समझ आ जाएगा। अगर हमें स्टेरिफिकेशन का पता होगा तभी हम इस टॉपिक को इजीली समझ पाएंगे। तो स्टेरिफिकेशन का क्या मतलब है, वो रिएक्शन जिसकी हेल्प से हम किसका फॉर्मेशन करते हैं, एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। वो वाली रिएक्शन जिसकी हेल्प से हम एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इसमें होता क्या है, बेसिकली हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, हमारे पास क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक होता है अल्कोहल। एक क्या होता है स्टूडेंट, अल्कोहल। सभी को पता है कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है और अल्कोहल क्या होता है। तो हम एक ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा ले लेते हैं अल्कोहल। तो दोनों की रिएक्शन होती है किसी मीडियम में, ठीक है। जनरली हम एसिडिक मीडियम को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो दोनों की रिएक्शन होगी एसिडिक मीडियम में। तो करना कुछ नहीं है, हमने यहाँ से पानी निकाल देना है। कार्बोक्सिलिक एसिड से OH जाएगा और अल्कोहल से H जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड से OH और अल्कोहल से H।
फाइनली जो स्पीशीज बनेगा R⁻C⁻O, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन में क्या बन जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन OR'। क्लियर है। और साथ में हमारे पास पानी क्या हो जाएगा, बाहर। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, और इसी रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में होता क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसकी रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट, H+ की प्रेजेंस में होती है, और फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। आई थिंक सभी को आइडिया हो चुका होगा कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, एस्टर्स क्या होते हैं, और एस्टर्स का हम सिंथेसिस कैसे करते हैं। तो ये सब टर्म्स मैं इस चैप्टर के अंदर यूज़ करूँगा, इसलिए पहले ही मैंने आपको पहले बेसिक बता दिए जो आगे वाले चैप्टर को समझने के लिए हमें हेल्प करेंगे। तो आई थिंक सभी को जो फैट एंड ऑयल्स एंड डिटर्जेंट वाले चैप्टर का इंट्रोडक्शन है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। 3 एसिड बताए हैं, तीनों में से डायरेक्टली कोई भी एक एसिड का फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, सब तो पहला फैट ते ऑयल समझण तो पहला अपन लिपिड बारे पता होना चाहिए, लिपिड्स की होंगे ने। ਤੇ ਕੁਝ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਸੋਲਵ। ਕੁਝ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲਿਪਿਡ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲੀ ਅਕਰਿੰਗ ਸਬਸਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਪਿਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਸੋਲਿਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਫੈਟ ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸੋਲਿਬਲ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਕ ਅਲਕੋਹਲ, ਈਥਰ, ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੋਲਿਬਲ। मतलब ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਲਿਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵਾਟਰ ਸੋਲਿਬਲ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਲਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਫੈਟ ਸੋਲਿਬਲ। तो फैट की ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, फैट ਜਾਂ लिपिड की ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, लिपिड सिंपल ਜਾਂ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ जो सब्सटेंस हमारे पास पानी में डिजोल्व ना हो पाए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टाइप्स होती है लिपिड्स की लाइक बाइल सॉल्ट्स हो गए हमारे पास। ठीक है, एक आपको ध्यान रखना है कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है, आपने देखा ना कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी बॉडी के अंदर, स्टीरॉइड्स होते हैं। ठीक है, ये सभी किसकी एग्जाम्पल होती हैं, लिपिड्स की एग्जाम्पल होती हैं। तो लिपिड्स का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है हमारे पास, वो सब्सटेंस जो पानी में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, पानी में जो घुलता नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, लिपिड बोलते हैं। एग्जाम्पल में आपने कोलेस्ट्रॉल सुना होगा, बाइल सॉल्ट सुने होंगे, स्टीरॉइड सुने होंगे, इनका आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, अब फैट्स एंड ऑयल को हमने डिस्कस करना है। फैट्स एंड ऑयल्स है क्या, इनको तो देख लें, नाम से क्लियर हो रहा है, फैट्स ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स आर रेफर्ड एज लिपिड्स। ठीक है, ये लिपिड्स ही होते हैं, जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं ये क्या होते हैं, लिपिड्स ही होते हैं। लिपिड्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, ये लिपिड्स कहाँ से आते हैं बेटा, प्लांट से, फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। लिपिड्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, पानी के अंदर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, हेक्सेन एंड बेंजीन। मतलब वो सब्सटेंस जो कहाँ से मिलते हैं हमें, प्लांट से मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं, और पानी में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। जैसे ऑयल्स की एग्जांपल में हम देख सकते हैं, जो भी वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो हमारे पास किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, ऑयल्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है ना, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, तो ये सभी हमारे पास क्या होते हैं, ऑयल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो स्टूडेंट ये तो हमारे पास फैट्स एंड ऑयल का बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन हो गया, बट एक्चुअल में जो हमें एग्जाम में पूछा जाएगा वो होगा इसका टेक्निकल डेफिनेशन, कि फैट्स एंड ऑयल्स होते क्या है, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। तो वही हम डिस्कस करते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं आर लिपिड्स, मैंने बता चुका हूँ, विच आर स्पॉनिफिएबल। ठीक है ना, स्पॉनिफिएबल का क्या मतलब होता है, इस चीज़ को हम अभी थोड़ी देर में सीखेंगे। ठीक है ना, स्पॉनिफिएबल, और इसमें कौन से ग्रुप होते हैं स्टूडेंट, एस्टर फंक्शन ग्रुप होते हैं। कौन से फंक्शन ग्रुप होते हैं, एस्टर फंक्शन ग्रुप होते हैं। ठीक है, और इन्हीं को कॉम्प्लेक्स लिपिड्स बोल देते हैं। देखो फैट्स एंड ऑयल सभी क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं, और इनमें कौन सी लिंकेज होती है, एस्टर लिंकेज होती है, वाइल अदर सच स्टेरॉइड्स आर नॉन स्पॉनिफिएबल। ठीक है ना, तो अब देखो नेचुरली फैट्स आर एंड ऑयल्स, जितने भी फैट्स एंड ऑयल्स है वो क्या होते हैं, ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल। ठीक है ना, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ये वाला। ठीक है, फैट्स एंड ऑयल्स क्या होते हैं,
तो आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फैट्स एंड ऑयल्स क्या होते हैं स्टूडेंट? ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल। क्या मीनिंग अभी समझेंगे। ये फैट्स एंड ऑयल्स क्या होते हैं? ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि फैट्स एंड ऑयल्स क्या होते हैं? ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल्स विद लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम 12 टू 20। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन कितनी होगी? 12 से लेके 20 कार्बन के बीच में। दे आर ऑल्सो नोन एज ट्राईग्लिसराइड्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? ट्राईग्लिसरेल्डिहाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ट्राईग्लिसराइड्स। ठीक है ना, ट्राईग्लाइसराइड्स या ट्राईग्लाइसराइड्स। ठीक है, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। दो जो पॉइंट मैंने हाईलाइट कर दिए, ट्राई एस्टर ऑफ ग्लाइसरेल या इसी को हम बोलते हैं ट्राईग्लाइसराइड्स। ठीक है, तो ये वर्ड्स आपने ध्यान रखने हैं, इनको स्टार मार्क कर लेने। मैं कर देता हूँ, आपको बाद में पीडीएफ मिल जाएगी। अभी मतलब क्या हो इन चीज़ों का? देखो आपने पढ़ा होगा CH2OH, CH2OH। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इथाइलिन ग्लाइकोल। और ये किस में यूज होता है? ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है। किसके तौर पे? एंटी फ्रीजिंग एजेंट। तो एक होता है ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। एक होता है हमारे पास ग्लिसरॉल। एक ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH। 3 लगातार OH होते हैं, CHOH और CH2OH। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ग्लिसरॉल। ठीक है, इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? ग्लिसरॉल, GLYCEROL, ग्लिसरॉल। अगर इसका IUPAC नेम पूछ ले आपसे, पूछ ले IUPAC नेम क्या होगा ग्लिसरॉल का, तो बहुत ही आसान है। इस पर हम बोलेंगे 1 2 3, 1,2,3 जैसे लिखेंगे। प्रोपेन 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए यूज करेंगे प्रोपेन। 1,2,3 ट्राईओल। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? IUPAC नेम हो जाएगा ग्लिसरॉल का। अब ग्लिसरॉल की रिएक्शन हमने किससे करवानी है? लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब देखो होगा क्या बेसिकली, ये है मेरे पास ग्लूकोज सॉरी ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH और यहाँ पे CH2OH। ये क्या है स्टूडेंट? मेरे पास ग्लिसरॉल। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे करवाऊंगा मैं? इसकी रिएक्शन करवाऊंगा मैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड भी कौन सा? जिसके अंदर कितने कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होंगे? जितने कार्बन प्रेजेंट होंगे 12 से लेके 20 तक कार्बन प्रेजेंट होंगे। कुछ के एग्जाम्पल तो मैंने आपको करवाई हुई है आज। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किससे? ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। इतना सभी को क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? तो निकलेगा क्या फाइनली यहाँ से? यहाँ से हम, मैंने बताया था आपको, जैसी स्पोनिफिकेशन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है, यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H, एसिड का H जाएगा, सॉरी एसिड से OH जाएगा, अल्कोहल का OH जाएगा। ठीक है, एसिड का OH जाएगा, अल्कोहल का H जाएगा। इस तरह से हमने क्या कर दिया? 3 वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर कर दिया। तो बचा क्या? CH2O, फिर C डबल बॉन्ड O R डैश, फिर हमारे पास आ गया CHO C डबल बॉन्ड O R डैश, और फिर आ गया CH2O C डबल बॉन्ड O R डैश। ठीक है, जो ये स्पीशीज बना इसी को हम क्या बोलते हैं? फैट्स बोलते हैं, या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ऑयल्स बोलते हैं। इन्हीं को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं? फैट या ऑयल। फैट्स या ऑयल होते क्या है बेसिकली? ये होता है हमारे पास ट्राई एस्टर। कितने एस्टर बना दिए स्टूडेंट? 3 एस्टर बना दिए ना। ये देखो, पहला एस्टर, ठीक है, ये दूसरा एस्टर और ये तीसरा एस्टर। 3 एस्टर बना दिए। किसके बना दिए एस्टर? हमने ग्लिसरॉल के। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल, या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ट्राईग्लिसराइड्स। ठीक है ना, तो आई थिंक सभी को एक्चुअल में जो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन है फैट्स एंड ऑयल्स का वो क्लियर हो चुका होगा। जो मैंने वर्ड्स हाईलाइट किए हैं इनकी नॉलेज आपको डेफिनेटली होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, इस केस में हमने तीनों जो एसिड लिए हैं, एसिड लिए थे तीनों सेम थे, तीनों एसिड के थे सेम थे। तो जो जो ये ट्राईग्लिसराइड बनेगा, ट्राईग्लिसराइड बनेगा, इसको हम बोलते हैं क्या? नॉर्मल ट्राईग्लिसराइड। नॉर्मल मतलब क्या होगा कि तीनों जो कार्बोक्सिलिक एसिड थे वो क्या लिए हमने? सेम। अगर हम डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड लेते, डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड लेते तो उसको हम बोलते हैं क्या? मिक्स्ड ट्राईग्लिसराइड। ये उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ट्राईग्लिसराइड। तो आपको समझ आ चुका होगा ग्लाइसराइड क्यों बोलते हैं हम इसको, ठीक है, ट्राई एस्टर क्यों बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर हो गया। काफ़ी बच्चे इन स्ट्रक्चर्स को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। आई थिंक आज के बाद कभी भी वो इन स्ट्रक्चर को देख के
ऐसे नहीं लगेगा कि क्या आ गया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, सिंपल सी केमिस्ट्री इसमें क्या हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, हर एक टर्म को मैंने डिटेल में आपके लिए बना रखा है, इसका क्या मीनिंग होता है, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सभी चीज़ों को। देखो ध्यान से, पहले देखो एस्टर क्या होता है, एस्टर मैं समझा चुका हूँ आपको, फिर मैंने ग्लिसरॉल को समझाया आपको, ग्लिसरॉल का क्या मीनिंग होता है, और फिर मैंने आपको समझाया ट्राईग्लिसराइड, ठीक है, 3 फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड्स होते हैं अटैच टू ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। इफ 3 फैटी एसिड, तीनों फैटी एसिड अगर सेम है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल ट्राईग्लिसराइड। अगर तीनों डिफरेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड ट्राईग्लिसराइड। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी स्लाइड्स आपको क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, सेम चीज़ को मैंने लिख रखा है, कुछ भी आप समझाने वाला नहीं है आपको, ठीक है, ये आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट देखो, जैसे इन्होंने एग्जांपल बनाई है, ट्राईग्लिसराइड बनाया किसका, टीरेट का। यहाँ पे कुछ नहीं लिया इन्होंने, ग्लिसरॉल ले लिया और साथ में क्या ले लिया, ये वाला स्टेरिक एसिड ले लिया, स्टेरिक एसिड ले लिया और साथ में ले लिया ग्लिसरॉल। तो उसका क्या बना दिया इन्होंने, क्या बना दिया स्टूडेंट्स, फैट या ऑयल बना दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राईग्लिसराइड, ठीक है। इसको कौन सा बोलेंगे, क्योंकि तीनों एसिड सेम है, स्टीरेटाइन नहीं है, तो इसको हम बोल देंगे क्या, सिंपल ट्राईग्लिसराइड। क्लियर है स्टूडेंट्स, अब पूरा तरह से आपको क्लियर हो रहा है कि फैट्स एंड ऑयल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे भी इसने ग्लिसराइड बनाया है, एक ग्लिसरॉल का यूनिट लिया होगा और बाकी हमारे पास 3 डिफरेंट एसिड ले लिए, क्योंकि एसिड डिफरेंट लिए है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ट्राईग्लिसराइड, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड ट्राईग्लिसराइड। अब देखो, दीज ग्लिसराइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर पे भाई वो लिक्विड स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में है, तो उसके बेसिस के ऊपर हमने जो ट्राईग्लिसराइड्स है वो फैट्स होंगे या ऑयल्स होंगे उसमें क्लासीफाई कर लिया। अगर फैट होंगे, ठीक है, इट इज फैट, इट इज इफ इट इज सॉलिड, ठीक है ना, ये अगर सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे कोई चीज़, ठीक है ना, जो ट्राईग्लिसराइड लिया हमने देखा कि रूम टेम्परेचर पे ये तो सॉलिड है, अगर सॉलिड है तो वो क्या होगा, फैट। अगर रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होगा, ट्राईग्लिसराइड लिया, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ऑयल बोल देंगे। तो कुछ नहीं है, फैट क्या, फैट कब बोलेंगे, जब वो सॉलिड फेस में होगा, अगर लिक्विड फेस में होगा तो उसको हम बोल देंगे क्या, ऑयल। अब देखो जो फैट्स होते हैं, ठीक है, फैट हम बोलते हैं ना, बॉडी में फैट आ गया, फैट आ गया, फैट कंटेन ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। मतलब जो फैट्स होते हैं उसमें मेनली क्या प्रेजेंट होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब ये सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होगा स्टूडेंट, वो वाला एसिड जिसमें क्या होंगे, सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होंगे, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड। ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे, ठीक है ना। तो फैट्स के अंदर क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और ऑयल्स, जो ऑयल्स हम खाते हैं ना उसमें क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ऑयल्स में क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की ज़्यादा अमाउंट होती है, और फैट्स में क्या होती है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की ज़्यादा अमाउंट हमारे पास प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, अब फैट्स एंड ऑयल्स पढ़ रहे हैं, हमें पता चल गया फैट्स कब बोलेंगे, ऑयल कब बोलेंगे, फैट्स एंड ऑयल्स की जो एक्चुअल में केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। अब हम डिफरेंस देखते हैं कि फैट्स एंड ऑयल्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। देखो, जो फैट्स होते हैं वो जनरली किस फेज में होते हैं, सॉलिड फेज में होते हैं एट रूम टेम्परेचर। क्यों रूम टेम्परेचर पे क्यों होते हैं, बिकॉज इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड। देखो सैचुरेटेड फैटी एसिड से होता क्या है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, तो कार्बन कार्बन की जो चेन्स बनती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनती है, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। और जो ऑयल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। जो फैट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सैचुरेटेड, ये वाला पॉइंट समझा चुका हूँ। और जो ऑयल्स होते हैं हमारे पास वो होते हैं रिलेटिवली मोर अनसैचुरेटेड। देखो ऐसा नहीं है कि फैट्स में अनसैचुरेटेड कंटेंट नहीं होगा, फैट्स में सैचुरेटेड कंटेंट भी होगा एज वेल एज अनसैचुरेटेड कंटेंट भी होगा, बट मोर क्वांटिटी किसकी होगी, फैट्स में ज़्यादा क्वांटिटी होती है किसकी, सैचुरेटेड की, और ऑयल्स में ज़्यादा क्वांटिटी होती है हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। अब देखो अगर सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, फैट्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, रिलेटिवली हाई होता है, और ऑयल्स अगर ऑयल फेस में है तभी तो लिक्विड में है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, रिलेटिवली कम होगा। तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं
फैट्स एंड ऑयल्स में। ये कुछ और डिफरेंस देखते हैं। जनरली जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। जैसे आपने सुना होगा अल्केन्स होते हैं ना, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। अगर रिएक्ट नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास स्टेबल हो जाएंगे। तो आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकता है, फैट्स एंड ऑयल्स में कौन ज़्यादा स्टेबल होते हैं। फैट्स क्या होते हैं हमारे पास, ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू ऑयल्स। ठीक है, क्या रीज़न है वो भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब फैट्स हमें कहाँ से मिलती है, जैसे हम बोलते हैं हमारी बॉडी में फैट आ गया, तो फैट का जो मेन सोर्स होता है वो क्या होता है, एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स में क्या आ जाती है, ह्यूमन बीइंग भी आ जाती है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो जो फैट्स का मेन सोर्स होता है वो क्या होता है, एनिमल्स। और जो हमारे पास ऑयल्स है, ऑयल्स हम बोलते हैं कोकोनट ऑयल हो गया, ठीक है ना, सरसों का तेल हो गया, तो वो जितने भी ऑयल के सोर्स हैं वो क्या है, मेनली प्लांट्स होते हैं। तो ये भी पता होना चाहिए आपको, फैट्स का सोर्स क्या होता है, एनिमल्स, और ऑयल्स का सोर्स क्या होता है हमारे पास, मेनली प्लांट्स। क्योंकि ये सैचुरेटेड है तो इनमें कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कार्बन और कार्बन के बीच में, बिल्कुल नहीं। बट इनमें कार्बन और कार्बन में क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फैट्स की, और राइट साइड हम बात कर रहे हैं ऑयल्स की। अब देखो, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो इनके बीच में क्या होती है, वॉन्डरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। बट वॉन्डरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर। और जो ऑयल्स हैं, ऑयल्स वीक है, उनके बीच में फोर्सेस वीक है, इसलिए तो किस फेज में है, लिक्विड स्टेट में है। इसलिए जो वॉन्डरवल फोर्सेस होती हैं ऑयल्स में वो क्या होती हैं, वीक होती हैं। तो ये थे हमारे पास कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को ये वाला लेक्चर पूरी तरह से समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। तो पूरा कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए स्लाइड्स बनाई है, सो डैट आप लोग का टाइम भी वेस्ट ना हो, एज वेल एज मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो। और जो भी स्टूडेंट इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ चाहते हैं, तो आपको पूरी सेशन की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ऐप के अंदर मिल जाएगी। हमारी ऐप का नाम है केमिस्ट्री A to Z। बस आपको केमिस्ट्री A to Z ऐप को डाउनलोड करना है, और वहाँ पे फ्री कंटेंट वाले सेक्शन के अंदर आपको क्या मिल जाएगी, इस सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पूरा समझ आ रहा है टॉपिक, तो इस वीडियो को डेफिनेटली आप लाइक कीजिए, सो डैट हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस को कंटिन्यूसली बनाते रहें। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं, मेनली हम सोर्स देख रहे थे। सोर्स में हमने देखा जो प्लांट्स होते हैं वो किसका सोर्स होते हैं, जनरली ऑयल का सोर्स होते हैं। और एनिमल्स किसका सोर्स होते हैं, जनरली फैट का सोर्स होते हैं। तो देखो, प्लांट्स आर स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ फैट्स इन देयर सीड्स, ठीक है, रूट्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल दिए, पीनट बटर हो गया हमारे पास, कोकोनट हो गया, ओलाइव्स हो गए, ठीक है, हैव हाई फैट कंटेंट। इन एनिमल्स द फैट डिपॉजिट आर टू बी फाउंड मोस्टली इन द स्किन, स्किन में फैट मिल जाता है, और अराउंड द इंटेस्टाइन, ठीक है, एंड किडनीज, वहाँ पे हमें क्या मिल सकता है, फैट मिल सकता है। क्लियर है। तो ऐसा नहीं है कि प्लांट में फैट नहीं होता, प्लांट्स में भी फैट होता है, बट मेन जो सोर्स होता है प्लांट्स वो किसका होते हैं, ऑयल का। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो एक छोटी सी थ्योरी थी, ये तो आप अपने एंड पे भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखो, हमने पढ़ा फैट्स क्या होते हैं एंड ऑयल्स क्या होते हैं। हमने इनकी टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ी। टेक्निकल डेफिनेशन क्या थी, ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल, इनको हम क्या बोलते थे, ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल को हम क्या बोलते थे, फैट्स एंड ऑयल्स। अब इनकी कुछ क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब इन्हीं केमिकल रिएक्शंस को हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी रिएक्शन को स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे, पहली होगी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे पानी के साथ, हाइड्रोलिसिस मतलब पानी के साथ। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन मतलब होगा रिएक्शन विद H2। फिर हम पढ़ेंगे हाइड्रोजिनोलाइसिस, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे रेंसिडिफिकेशन, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे ड्राइंग। तो हमने फैट्स एंड ऑयल्स को बनाना सीख लिया, कैसे बनते हैं ये। अब उनकी क्या क्या केमिकल रिएक्शन होती हैं उनको हम क्या करेंगे, पूरी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, एक पॉइंट आपको बताता हूँ, जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं इनकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या बोलती है, कैलोरीफिक वैल्यू हमें ये बताती है कि कितना फैट या हम ऑयल लें, सपोज करो हमने 1 मोल फैट ले लिया या 1 मोल ऑयल ले लिया, उससे हमें कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। देखो, फैट्स एंड ऑयल्स एनर्जी का सोर्स होते हैं। अब इनसे कितनी एनर्जी मिलेगी, उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू,
और इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 9.2 किलो कैलोरी पर मोल। कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। जो फैट्स एंड ऑयल्स है इनकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, 9.2 किलो कैलोरी पर मोल। अब देखो स्टूडेंट, जो भी रिएक्शन है, फैट्स एंड ऑयल्स आर ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल, ये हमें पता चल गया, विद सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कुछ सैचुरेटेड प्रेजेंट होंगे, कुछ अनसैचुरेटेड प्रेजेंट होंगे। जनरली फैट्स में क्या से होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। देयर रिएक्शंस आर दोज ऑफ एस्टर ग्रुप इन ट्राई ट्रिप्लिकेट एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। क्या मीनिंग है, सभी डिस्कस करते हैं। तो 5 टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे हम, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनोलाइसिस, रेंसिडिफिकेशन एंड ड्राइंग। पहले हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस की। देखो कुछ नहीं होता हाइड्रोलिसिस में। हाइड्रोलिसिस मैं आपको पहले बेसिक एग्जांपल देता हूँ, तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। जैसे देखो, हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में मैंने आपको एक एसिड लिया था और एक अल्कोहल लिया था, ठीक है। दोनों से मैंने क्या कर दिया था, पानी को निकाल के इन द एसिडिक मीडियम हमने फॉर्मेशन किया था एस्टर का। इसका फॉर्मेशन किया था स्टूडेंट, एस्टर का फॉर्मेशन किया था। अभी रिसेंटली 15 मिनट पहले हमने इस रिएक्शन को डिस्कस किया है। अब इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन मतलब एसिड प्लस अल्कोहल मिलके क्या बनाते हैं, एस्टर। अब अगर हम एस्टर में दोबारा से पानी डाल दें तो ये रिएक्शन क्या हो सकती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ सकती है। रिएक्शन क्या आ सकती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ सकती है। मतलब एस्टर से हमें फिर से क्या मिल जाएगा, अल्कोहल प्लस एसिड। तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो हाइड्रोलिसिस में बेसिकली करते क्या, हम एक एस्टर लेंगे, सपोज करो हमने ये एस्टर ले लिया, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं। जो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती है, इसके जो ऑपोजिट होते हैं, इसको हम बोलते हैं डी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, डी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। मतलब इसके अंदर हम दोबारा से पानी डालेंगे, ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में, या हम इसको बेस की प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस होगा वो भी बताऊंगा स्टूडेंट्स। इसको हम एसिड की प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं, एज वेल एज बेस की प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं। या H2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, H2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। डिफरेंस क्या होगा वही समझेंगे आप। अगर मैंने एसिड की प्रेजेंस में करवाया तो हम ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, इसको OH दे देंगे और इसको H, तो हमारे पास फिर से क्या मिल जाएगा, एसिड प्लस अल्कोहल। फिर से क्या मिल जाएगा, एसिड प्लस अल्कोहल। कोई बड़ी बात नहीं है। हमने पहले पानी क्या किया था, रिमूव किया था, अब पानी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सिमिलरली अगर बेसिक मीडियम में करवाते हैं, अगर बेसिक मीडियम में हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, बेसिक मीडियम में, तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। मतलब अगर हम एस्टर का बेसिक मीडियम के अंदर, एस्टर का बेसिक मीडियम के अंदर अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। तो इसमें प्रोडक्ट्स देखो, प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल सेम बनेंगे, प्रोडक्ट सेम मिलेंगे। क्या मिलेगा, एक एसिड मिल जाएगा और दूसरा अल्कोहल मिल जाएगा। बट क्योंकि रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है तो हमें प्योर एसिड नहीं मिलता। बेसिक मीडियम में ये एसिड चला जाता है, ये H चला जाता है, तो इसका क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। मतलब O नेगेटिव Na+, इस तरह से। तो बेसिक मीडियम के अंदर हमारे पास क्या मिलता है, सॉल्ट बन जाता है। किसका सॉल्ट बन गया स्टूडेंट, सॉल्ट ऑफ सोडियम, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेसिक मीडियम के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, सॉल्ट बन जाता है। किसका सॉल्ट बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं हमारे पास, ये सोप्स बनाने के काम आते हैं। किसके काम आते हैं, इन मेकिंग सोप्स। ये वाले जो स्पीशीज है कहाँ पे यूज होते हैं, इन मेकिंग सोप्स। अगर ये सोप्स बनाने में यूज होते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। तो बस आपने ध्यान रखना है, अगर हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस करें इस मीडियम में, बेसिक मीडियम में, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। स्पोनिफिकेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये वाली रिएक्शन हमारे पास काम आती है इन मेकिंग द सोप्स। जो हम इंडस्ट्री में सोप्स बनाते हैं वो बाय दिस रिएक्शन बनाते हैं। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज नोन एज स्पोनिफिकेशन रिएक्शन।
देखो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए पूरा बना के लेके आया हूँ चार्ट, ठीक है ना, पूरी स्लाइड्स। तो इसका हम कंटेंट का फ़ायदा उठाते हैं और पढ़ते हैं अच्छे से। तो देखो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, दे आर हाइड्रोलाइज्ड बाय हीटिंग विद एसिड और बेस। जैसे मैंने आपको बताया, एसिड और एल्कली को हम क्या बोलते हैं, बेस बोल देते हैं। देन बॉइल्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, चाहे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। द प्रोडक्ट्स ऑफ सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट, ये देखो जैसे मैंने बना के दिखाया था आपको, यहाँ पे क्या लगाओ, इस O को H दे दो और इस CO को ONA दे दो, ONA दे दो, जा हमारे पास ओके ओके दे दो, ठीक है ना, डिपेंड करता है वो आपने NaOH लिया जा KOH लिया है। तो हमारे पास फिर से क्या मिल जाएगा, ग्लिसरॉल, प्लस साथ में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो होते हैं सोप्स। ये क्या होते हैं हमारे पास, सोप। तो क्योंकि ये सोप बनाने के काम आते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। द लेटर आर कॉल्ड सोप एंड एल्कालाइन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड सपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो अब इतने कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन को हमने बहुत ही ईजी वे में क्या कर लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है। आई होप सभी को एक्चुअल में ये रिएक्शन कैसे हो रही है समझ आ चुका होगा। पहले मैं आपको बेसिकली समझाता हूँ रिएक्शन में होता क्या है, फिर हम जो एग्जैक्ट एग्जाम्पल होते हैं उसके ऊपर क्या कर देते हैं, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारी पहली रिएक्शन कंप्लीट होती है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, या इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। इसलिए तो मैंने लिखा था स्टार्टिंग में, जो फैट्स एंड ग्लिसराइड्स होते हैं वो सपोनिफाइबल होते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको। तो इनिशियली मैंने ये वर्ड यूज़ किया था, ये वाला, फैट्स एंड ऑयल्स आर लिपिड्स विच आर स्पोनिफेबल। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हो गया, आप लोग को क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का क्या मीनिंग होता है, पहले हम समझेंगे, फिर इसको रिएक्शंस के ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो सेकंड रिएक्शन होती है हमारे पास हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास कोई डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो इसीलिए नाम पड़ा हमारे पास हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इसे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जनरली निकल प्लेटिनम या प्लेटिनम हम एज कैटलिस्ट यूज करते हैं और साथ में रखते हैं हीटिंग कंडीशन। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनता है हमारे पास, इस एल्कीन के ऊपर HH का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, सॉरी, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इट मीन्स यहाँ पे हमने किसका एडिशन कर दिया, हाइड्रोजन का एडिशन कर दिया। अब मुझे बताओ, दो तरह के हमारे पास एसिड्स होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड का क्या मतलब हो गया कि उनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। क्या उनके ऊपर हम H2 को ऐड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनमें ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड है। हमने क्या करना होता है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना होता है, ठीक है, HH ऐड करना होता है। तो ये रिएक्शन कौन शो करेंगे हमारे पास, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कौन शो करेंगे स्टूडेंट, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो कौन से हमारे पास एसिड शो करेंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जो ट्राई एस्टर बना होगा वही हमारे पास क्या शो करेगा, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को शो करेगा। देखते हैं कैसे होती है ये रिएक्शन। देखो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, जो ऑयल्स में क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, समझ आया। वेजिटेबल ऑयल्स में क्या होते हैं, आर ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर अनसैचुरेटेड होगा तभी तो हम उसके ऊपर क्या कर पाएंगे, H2 को ऐड कर पाएंगे। सच एज एग्जाम्पल मैंने आपको बताई थी ओलिक एसिड, देख लो स्टार्टिंग में बताई थी बिल्कुल, ओलिक एसिड। देखो यहाँ पे मैंने बताया था ओलिक एसिड, ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, सैचुरेटेड, सॉरी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। आई थिंक अभी चीज़ें आपको लिंक हो रही होंगी, कैसे हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था, कैसे हम जो चीज़ें हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी उनको आगे चैप्टर के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरलिंक कर रहे हैं। जा लिनोलिक एसिड होता है एक, ठीक है, ऑन कैटलिटिंग हाइड्रोजेशन एट लो प्रेशर, प्रेशर लो रखते हैं, हाइड्रोजन एड्स अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जैसे देखो इन स्ट्रक्चर्स में क्या होता है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो कुछ नहीं होता, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लॉन्ग क्या जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अभी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का अपने बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है, देखो अगर इसमें अनसैचुरेशन थी तो ये क्या था, हमारे पास ऑयल था, अनसैचुरेशन थी तो क्या था, ये ऑयल था। बट अगर इसको हमने
हीट करके सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? सैचुरेटेड में। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? हमारे पास फैट के अंदर कन्वर्ट हो गया। पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या होता, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट क्या था? कम था। अब क्या हो गया? मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। मतलब अगर हमने ऑयल को फैट में कन्वर्ट करना है तो हम कौन सी रिएक्शन यूज़ करते हैं स्टूडेंट? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को यूज़ करते हैं। और इसी रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं वेजिटेबल ऑयल को, जो हमारे पास वेजिटेबल ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल को इसमें कन्वर्ट करने के लिए वेजिटेबल घी में। क्लियर स्टूडेंट? जैसे हमारे पास डालडा घी आता है, वो घी कैसे बनता है? वो ऑयल से बनता है। ऑयल को हम क्या कर देते हैं? हाइड्रोजनेट कर देते हैं, जिसकी हेल्प से हमें क्या मिलता है? घी मिलता है। अब स्टूडेंट एक बात बताओ मुझे, इस रिएक्शन में ऑयल किस में कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड में। तो इसलिए इसको हम हार्डनिंग ऑफ ऑयल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हार्डनिंग ऑफ ऑयल। तो आई थिंक सेकंड रिएक्शन जो होती है हमारे पास हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ये भी आप लोग को क्या हो चुकी है? पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोजिनोलाइसिस। ठीक है, अब इस रिएक्शन का क्या मीनिंग होगा? बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारे पास ये ट्राइएस्टर है, ठीक है, ट्राइएस्टर है। इसमें हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करना है वो देखो ध्यान से, ठीक है। बेसिकली अगर मैं आपको एक बात बताऊं, पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर इस रिएक्शन को समझ पाएंगे। अगर ये मेरे पास कोई एस्टर है, CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, ये मेरे पास क्या है? कोई एस्टर है। इसके एस्टर का मैं बॉन्ड तोड़ रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजिनोलाइसिस, हाइड्रोजन की हेल्प से लाइसिस करना, मतलब लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। हाइड्रोजन की हेल्प से ब्रेकिंग करना है, इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या? हाइड्रोजिनोलाइसिस। और इसमें क्या करेंगे हम? हाइड्रोजन की हेल्प से क्या करेंगे? एस्टर का बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3OH। तो एक तो हमें क्या मिल गया? अल्कोहल, और एक हमें मिल गया एल्डिहाइड। बट एल्डिहाइड तो फर्दर टूट जाता है, एल्डिहाइड फर्दर टूट जाता है किसमें? अल्कोहल के अंदर, CH3CH2OH। तो जब भी हम हाइड्रोजिनोलाइसिस करेंगे, इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एस्टर। रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एस्टर। एज ए रिजल्ट हमें प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं? दो अल्कोहल्स मिल जाते हैं। कुछ नहीं है, एक 2 कार्बन का अल्कोहल और एक 1 कार्बन का हमें क्या मिल जाएगा? अल्कोहल मिल जाएगा। अब सिमिलरली वे में हमने यहाँ पे करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? देखो, ये रिएक्शन H2 की प्रेजेंस में, और इसमें हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, कॉपर क्रोमाइट कैटलिस्ट। ये याद कर लो स्टूडेंट, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हम हाइड्रोजिनोलाइसिस ऑफ फैट के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? तो कॉपर क्रोमाइट हम एज कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो करना कुछ नहीं है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, इसका अल्कोहल बना देना है, ठीक है, और इसका अल्कोहल बनाना है। इसको सिंपली H दे देना है और इसको H2OH। इस तरह से हम क्या बना देंगे? देखो मैं ब्रेक करके दिखाता हूँ। इसका H मिल जाएगा, इसको H मिल जाएगा। तो एक तो ग्लिसरॉल हमारे पास क्या हो गया? अलग हो गया। और सेकंड जो ये वाला पार्ट है, CH3 CH2 10, फिर इसको ब्रेक कर देंगे इसमें CH2OH में। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? इसके 3 यूनिट, मतलब हमारे पास क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। और इसी अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं? लॉरल अल्कोहल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? लॉरल अल्कोहल इसको हम बोलते हैं। आई थिंक हाइड्रोजिनोलाइसिस रिएक्शन भी आप लोग को पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा कि फैट्स एंड ऑयल्स का जो हम हाइड्रोजिनोलाइसिस रिएक्शन है कैसे करवाते हैं। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिफिकेशन। रेंसिडिटी बोलते हैं बेसिकली इसको। आपने देखा होगा जब भी हम फैट्स या ऑयल्स को काफ़ी टाइम के लिए ओपन छोड़ देते हैं, ठीक है ना, या किसी भी फूड में जिसमें फैट एंड ऑयल प्रेजेंट होता है, अगर उसको खुले में छोड़ दिया जाए तो उससे बदबू आने लग जाती है। उससे क्या आने लग जाती है? बहुत ही फाउल स्मेल आने लग जाती है, बदबू आने लग जाती है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। तो रेंसिडिटी क्या होता है? कोई भी फूड जिसके अंदर फैट या ऑयल प्रेजेंट है, उसको हम एयर के साथ, मॉइस्ट एयर के साथ क्या करते हैं? कंटेक्ट में ले आते हैं। तो वो फूड क्या हो जाता है? हमारे पास खराब हो जाता है। वो फूड क्या हो जाता है? हमारे पास खराब हो जाता है। और
उससे बहुत ही गंदी स्मेल आने लग जाती है, जिसको हम बोलते हैं फाउल स्मेल। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसी चीज़ को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। जो हमारे पास फूड के अंदर ऑयल एंड फैट प्रेजेंट होता है, बेसिकली उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन के कारण हमारे पास वो फूड या ऑयल से क्या आने लग जाती है, स्मेल आने लग जाती है। तो रेंसिडिफिकेशन का क्या मीनिंग हो गया हमारे पास, when fats and oils are left exposed to moist air they develop foul smell and sour taste। टेस्ट भी क्या हो जाता है उसका, खराब हो जाता है। they are said to be become rancid and rancidification is caused by two types of reaction। one is called oxidation reaction, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण जो फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वोलाटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन के कारण वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड वोलाटाइल होते हैं, मतलब उड़ते हैं, ठीक है। उनके वेपर बनने की टेंडेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी स्मेल आने लग जाती है। नेक्स्ट होता है हमारे पास, इट इन्वॉल्व द हाइड्रोलिसिस ऑफ वन और मोस्ट एस्टर लिंकेज। दूसरा रीजन होता है हाइड्रोलिसिस, एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो वो फैट ही नहीं रहा, तो उससे स्मेल तो ऑटोमेटिकली आएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब अगर हमने रेंसिडिटी को अवॉइड करना है कि हमारे फूड से स्मेल ना आए, तो उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करते हैं, सो डैट हम ऑयल को क्या करें, बना सकें एडिबल, ठीक है। सो डैट उसको हम प्रॉपरली यूज़ कर पाए। उसको एडिबल बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करते हैं, सो डैट जो हमारा फूड है, जो भी हम फूड प्रिपेयर कर रहे हैं ऑयल एंड फैट की हेल्प से, उसमें रेंसिडिटी ना हो। तो जो हम कॉमनली एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करते हैं, मोस्ट कॉमनली आपसे एंटीऑक्सीडेंट्स का एग्जांपल पूछा जा सकता है, तो इसके लिए एक एग्जांपल होता है BHC, ये BHT, ये BHT। और एक होता है हमारे पास BHA। BHT की फुल फॉर्म होती है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। और एक होता है हमारे पास BHA, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। तो ये हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो रेंसिडिटी को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। लास्ट रिएक्शन देखो स्टूडेंट, ड्राइंग कुछ नहीं होता, जैसे ही हम जो फैट या ऑयल है उसको एयर के अंदर एक्सपोज छोड़ देते हैं, तो जो एयर की फैट या ऑयल की अपर लेयर है वो क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। अगर हम उसमें हाथ भी डिजोल्व करेंगे तो हमारे हाथ क्या होगा, वेट नहीं होगा, गीला नहीं होगा, मतलब ड्राई लेयर सी बन जाती है, वाटरप्रूफ लेयर जी बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स। व्हेन हाईली अनसैचुरेटेड फैट्स एंड ऑयल्स आर एक्सपोज टू एयर दे अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म द वाटरप्रूफ फिल्म सच एज ऑयल्स आर कॉल्ड ड्राइंग ऑफ ऑयल्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा इसकी थ्योरी है, ये अपने एंड पे पढ़ लेना। नेक्स्ट देखो, एक चीज़ हमने पढ़नी है जिसको हम बोलते हैं स्पोनिफिकेशन वैल्यू। तो स्पोनिफिकेशन वैल्यू की हम क्या बोल देते हैं, स्पोनिफिकेशन नंबर बोल देते हैं। पहली बात स्पोनिफिकेशन नंबर बोल दे, या इसको हम एसिड वैल्यू भी बोल देते हैं। कुछ कुछ बुक्स में इसको क्या बोलते हैं, हम एसिड वैल्यू भी बोल देते हैं। अब ये होती क्या है, बेसिकली इट डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट मॉलिकुलर वेट ऑफ फैट और ऑयल। तो अगर हमने मॉलिकुलर वेट निकालना है किसी फैट या ऑयल का, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं क्या, स्पोनिफिकेशन वैल्यू। अब ये स्पोनिफिकेशन वैल्यू होती क्या है, या स्पोनिफिकेशन नंबर होता क्या है, या इसको हम बोलते हैं एसिड वैल्यू। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है, जो हमारे पास ऑयल्स होते हैं, फैट्स होते हैं, इनमें क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, बेस न्यूट्रलाइज करेगा। तो हम कितना बेस ऐड करें मिलीग्राम के अंदर, कितना बेस ऐड करें मिलीग्राम के अंदर, तो डैट रिएक्शन क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। तो स्पोनिफिकेशन नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH। कितने KOH मिलीग्राम में ऐड करें, मिलीग्राम समझ लो, रिक्वायर्ड टू स्पोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैटी एसिड या ऑयल। तो इन स्पोनिफिकेशन 1 मोल ऑफ फैट और ऑयल रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ KOH। ये तो आपको पता ही है कि फैट का 1 मोल, आप देखो फैट कैसा होता है, कुछ इस तरह का दिखाता हूँ। तो ये फैट है हमारे पास, ये कितने मोल KOH से रिएक्ट कर रहा था, 3 मोल से, 3 मोल बेस से रिएक्ट करेगा।
with 3 mole of KOH since the former has ester groups, 3 ester groups. If m is the molecular weight of fat and m ग्राम it required, तो कितना चाहिए होगा KOH? KOH के रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, हमेशा जो स्पोनिफिकेशन वैल्यू है KOH के रिस्पेक्ट में बताई जाती है स्टूडेंट्स। KOH का मोलर मास कितना होता है बताओ? KOH का मोलर मास होता है हमारे पास 56। अब KOH एक रिएक्ट करेगा, 3 रिएक्ट करेंगे, 3 KOH रिएक्ट करेंगे, ये आपको बता चुका हूँ। तो KOH कितना यूज होगा? 168 ग्राम। कितना यूज होगा? 168 ग्राम। जहाँ कितना हो जाएगा? 1,68,000, 1,68,000 मिलीग्राम। ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम? 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्पोनिफिकेशन नंबर कितना आ जाएगा फैट का? स्पोनिफिकेशन नंबर कितना आ जाएगा? कितना हमने बेस ऐड किया, ऊपर क्या रखते हैं, कितना बेस ऐड किया, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द फैट। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? सिंपल सा फॉर्मूला आ जाएगा जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? स्पोनिफिकेशन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऊपर आपको क्या पुट करना है? ऊपर आपको पुट करना है क्या? KOH का कितना मास चाहिए होगा, नीचे मोलर मास ऑफ द फैट। तो दिस इज ऑल अबाउट स्पोनिफिक वैल्यू। अब इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। एज पर द एक्सप्रेशन स्पोनिफिक वैल्यू ऑफ फैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। जितना फैट का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उतनी स्पोनिफिकेशन वैल्यू क्या होगी? कम होगी। ए लोअर वैल्यू ऑफ स्पोनिफिकेशन therefore shows that preponderance of high molecular weight of fatty acid residues. On the other hand, high value of sponification indicates preponderance of low molecular weight of fatty acid. कुछ नहीं है, आपको ये रिलेशन का बताया गया है। अगर हमारे पास स्पोनिफिकेशन वैल्यू हाई है तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? कम होगा। अगर स्पोनिफिकेशन वैल्यू कम है तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? आई थिंक सभी को ऑयल्स एंड फैट्स वाला जो टॉपिक है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। ट्राई किया है कि इस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को जितना इजी मैनर में पढ़ाया जा सके उतना पढ़ाया है मैंने, ठीक है। तो ऑयल्स एंड जो फैट्स वाला हमारा कंटेंट है वो इस लेक्चर में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो बाकी पोर्शन है डिटर्जेंट्स वाला उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये वीडियो के अंदर हमने फैट्स एंड ऑयल्स वाले पार्ट को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिटर्जेंट्स वाला पार्ट भी क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। आई होप आप लोग को ये लेक्चर क्लियर होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स को ये लेक्चर पूरी तरह से समझ आ चुका है उन्होंने बस क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है और वीडियो के अंदर अपना एक फीडबैक देना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और आप अपने टॉपिक्स बता सकते हो कि आपको ये टॉपिक चाहिए तो हम उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए और काफ़ी सारे वीडियोस बना के लेकर आएंगे। आई होप आप लोग को ये लेक्चर काफ़ी बढ़िया लगा होगा। तो जो भी स्टूडेंट चंडीगढ़ TGT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ आपको बहुत ही अफोर्डेबल फीस पे मिल जाएगी। पूरे इंडिया में सबसे कम प्राइसिंग पे आपको क्या मिल जाएगी? टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। और जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है उसमें से बहुत सारे एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो टेस्ट सीरीज़ की कॉस्ट है जस्ट 250 रुपीज़। ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप का नेम है केमिस्ट्री A to Z। और इस पर्टिकुलर सेशन की PDF भी आपको कहाँ पे मिल जाएगी? हमारे ऐप के अंदर मिल जाएगी, फ्री कंटेंट वाले सेक्शन के अंदर। आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।